देशलाई अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको पृष्ठभूमिमा भारतमा केही मानिसहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको देखिने तस्बिर र भिडियो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा देखिएका छन्। यो घटनाका सम्बन्धमा नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो घटनाको संवेदनशीलता र औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विज्ञका मिश्रित धारणा छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले यस्ता क्रियाकलापले देशको संवेदनशीलताको मर्ममै प्रहार हुने भएकाले सामान्य ठान्न नहुने बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका त्यस्ता सामग्रीलाई उद्धृत गर्दै थुप्रै नेपालीहरूले भारत सरकारको ध्यानकर्षण गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्। ती सामग्री आधिकारिकता रूपमा कसैले पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेका छैन। तर संवैधानिक मामिला विज्ञ विपिन अधिकारी झण्डा जलाउने घटनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सबैजसो देशले गर्ने भए पनि त्यस्ता सबै घटनामा सरकारहरूले प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक नहुने भन्दछन्। कानुनविद अधिकारी भन्छन् त्यस्ता गतिविधिमा सत्ता पक्षको संलग्नता, ठूला राजनीतिक पार्टी वा कानुनी निकाय नजोडिएसम्म खुल्ला समाजमा मानिसहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर नेकपाका रिजाल भने यस्तो विषय औपचारिक रूपमा त्यस्तो सरकारको ध्यानकर्षण गर्नुपर्ने विषय रहेको ठान्दछन्। उनी भन्छन् यस्तो परिस्थितिमा अनावश्यक रूपमा आफ्नो देशको झण्डा दुरुपयोग र दुर्व्यवहार भएको कुरा हामीले चासो राख्नुपर्ने विषय हो। त्यस्ता घटनाहरू हुँदा सम्बन्धित देशहरूले ध्यानकर्षण गराउने परम्परा विश्वभर प्रचलित छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीले यस्ता घटनामा प्रतिक्रिया जनाउनु अघि त्यस्ता सामग्रीको आधिकारिकता खोजिने बताएका छन्। उनले भने त्यो साँच्चीकै भएमा समेत त्यस्ता कदमको संवेदनशीलता पहिले मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यस्ता सबै घटनामा प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। नेपालमा अन्य देशका झण्डा, देशी विदेशी व्यक्तिका पुतला र संविधान जलाउने गतिविधि भएका छन्। त्यस्तो भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन्। सम्बन्धित राजदूतले ध्यानकर्षण गर्दा त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले दबाव पर्ने गरेको छन्। संविधानविद अधिकारी भन्छन् कतिपय देशमा झण्डालाई आस्थाकै रूपमा पनि लिइन्छ भने उदारवादी देशहरूले त्यस्तालाई ठूलो विषय बनाएको पाइँदैन। भारत र नेपाल सीमा विवादले नै यस्ता क्रियाकलापहरू निम्ताएका हुन्। कसरी भयो त भारत र नेपालको सीमा विवाद? विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 16 भारतले जम्मू काश्मीर र लद्दाख क्षेत्रलाई शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियादुरा कालापानी समावेश गरेको खण्डमा विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 20 कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 21 भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाई। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 3 भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनः स्मरण गराएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 26 भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको दार्चुला लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 27 सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देश बीच भएको समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाई। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 27 भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया।
विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 नेपालको मन्त्री परिषदले पारित गरेको कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 31 नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। पुर्खाले बलिदान दिएर जोगाएको जमिनको बारेमा के नेपाली अभिभावक र नेपाली जनता बोल्न नपाउने? किन हेपा प्रविधिबाट हेर्छन् भारतीयले नेपालीलाई? आफ्नो आमालाई आमा भन्न नपाउने कुन संसारको नियममा छ? आफ्नो मातृभूमिको बारेमा बोल्दा अरूको इशारामा नेपाल नाचो भन्ने चलन भारतीय मिडियाहरूको। त्यस्तै अझ हेर्ने हो भने भारतीय मिडियाहरूले यस्तो आरोप लगाएका छन्, हेर्नुहोस्। कि चाल में आए नेपाल पर अपडेट देने का, और अपडेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खबर का नाम भी मुफीद दिया है हमने। नेपाल के ओली की चीनी बोली। भारत के एहसान को भूल चुके नेपाल ने विवादित नक्शे को अपने निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पास कर दिया। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो मदद के लिए भारत की ओर आस लगाए रहते थे, अब गीदड़ भपकी दे रहे हैं। एक ओर नेपाली संसद की तस्वीर है और दूसरी ओर उस विवादित नक्शे की जिसके बहाने नेपाल में भारत विरोधी आंच तेज है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्शे को मंजूरी देते वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे नेपाल चीन के रंग में रंगा है। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। सेना राखेर कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नकली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो हाल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्सा भन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। अब जरा उस विवादित नक्शे को समझिए जिसके बहाने नेपाली प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और चीन को खुश करने में लगे हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा 1816 में हुई सुगौली संधि से तय होती है, जिसमें काली नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल की जमीन तय की गई थी। लेकिन नए नक्शे में नेपाल सरकार दावा कर रही है कि काली नदी के उद्गम वाली जगह लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी उसके हिस्से में आते हैं। नेपाली पीएम के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन। तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली प्रधानमंत्री की एक गीदड़ भपकी सीएम योगी के उस बयान पर है जो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कही थी। सीएम योगी ने कहा था कि नेपाल को तिब्बत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। भारत और नेपाल दो राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध हैं जो कई शताब्दियों पहले से हैं और नेपाल को ये याद रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरखधाम पीठ के मुखिया भी हैं और नेपाल में इस पीठ को मानने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है। ऐसे में सीएम योगी पर नेपाली पीएम का सीधा हमला मामूली बात नहीं है। माना जा रहा है कि जुबान भले ही नेपाली प्रधानमंत्री की है, लेकिन भाषा और शब्द चीन के हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए इस नक्शे को देखिए और समझिए।
नेपाली संसद से पास विवादित नक्शे को कैलाश मानसरोवर के लिए नई सड़क के उद्घाटन के 10 दिन बाद जारी किया गया। कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला से है, जिसमें श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना पड़ता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया, जिस पर नेपाल को ऐतराज है। ये सड़क काला पानी के करीब से होकर जाती है और इस जगह पर भारत, नेपाल और चीन तीनों देश मिलते हैं। नेपाल अब इस क्षेत्र को अपना बता रहा है, जबकि यह भारत की अहम चौकी है, जो तिब्बत में चीनी सेना के बुरांग अड्डे का जवाब है। नेपाल की सियासत में चीनी दखल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल में चीन के राजदूत ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर मतभेद दूर फ्लाई करने अनलाइन को टिभीलाई कहा। सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनले पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला।